शेख हसीना वाजिद जो हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं मुजीबुर रहमान साहब को, जो बांग्लादेश के बानियान में से एक थे और बहुत सरकर्दा रुकन भी थे। और बांग्लादेश उनके ज़माने में डेवलप हुआ, बना, पैदा हुआ, मार्ज़ वजूद में आया। और शेख हसीना वाजिद जो हैं वो वज़ीर आज़म है, चौथी बार बनी बांग्लादेश। अब इस वक्त पूरी अवाम सरापा एहतजाज है। आप इस तनाजुर को कैसे देख रहे हैं और आगे फ्यूचर में इनकी पार्टी को कैसे देख रहे हैं? देखिए, बदकिस्मत ये है कि अवामी लीग अपनी जो फैमिली पॉलिटिक्स है उससे निकल नहीं पाई। शेख हसीना के अलावा आपको अवामी लीग में और कोई ऐसे किरदार नजर नहीं आते जो पार्टी को यकजा रख सकें। तो मेरा अपना ख्याल यही है कि अवामी लीग की जो पॉपुलैरिटी शेख मुजीबुर रहमान के ज़माने में थी और फिर शेख हसीना के शुरू के जो अदवार हैं उसमें थी, अब वो तो नहीं रही। और इस दौरान हमने देखा कि जब भी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस बांग्लादेश में हुए उसमें जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है BNP, उसको खातिर ख्वाह कामयाबियां मिली हैं। तो मैं नहीं समझता कि अगले जब इंतखाबात जब भी होते हैं फौरी तौर पे होते हैं, कुछ साल बाद होते हैं, तो अवामी लीग का मुझे मुस्तकबिल को इतना अच्छा नजर नहीं आ रहा। क्योंकि अब एक जो जनरेशन देखिए 71 के बाद जो पैदा हुई है, उन्होंने तो 71 का जो हमारे यहाँ जिसे हम सकूत ढाका कहते हैं वो तो नहीं बिजनेस किया। उनके और मसाइल हैं, सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज हैं खास तौर पर। और जब तक वो सही मानों में आगे नहीं चलते तो वो अवामी लीग के साथ उस तरह नजरियाती तौर पे लाइन नहीं है जो उनसे पहले की जनरेशन हो सकती थी। तो इस वजह से अब नई पार्टियों को ये मौका मिलेगा, यंग लोगों को मौका मिलेगा आने का। और मैं समझता हूँ कि आज शेख हसीना के इस्तीफे ने ये बात साबित कर दी है कि बांग्लादेश के जो लोग हैं वो जमहूरियत पसंद हैं और सही मानों में अपने मुल्क को उस राह में लेकर जाना चाहते हैं जहां वो दुनिया में अपना एक सही मुकाम हासिल कर सके। सही। अच्छा अब्दुल बासित साहब, आपने जिक्र किया पॉलिटिकल ट्रांजिशन का भी है। जैसे अब शेख हसीना वाजिद साहिबा हेलीकॉप्टर में भारत रवाना हो गई हैं, उनकी जानिब से इस्तीफ़ा दे दिया गया है। अब बांग्लादेश में आप कौन सी जमात को देखते हैं कि वो अपनी बेसिस बना सकेगी? खालदा ज़िया जो हैं वो किस तरह से सामने आती हैं? और अभी कुछ देर में आर्मी चीफ भी जो है वो बांग्लादेश के, ये हमारे ज़राए का बताना है कि कौम से खिताब करेंगे। वो कौम का खिताब जो होने वाला है उसको आप कैसे देख रहे हैं? ये सारे इस पूरी सिचुएशन पर आपका क्या एनालिसिस है? देखिए, शेख हसीना के जाने से मुझे वो अफगानिस्तान के जो अशरफ गनी हैं 15 अगस्त 2021 याद आ गया। वो भी इसी तरह ही भाग के निकल गए थे काबुल को छोड़ के। तो शेख हसीना के भी यही मामलात हैं। अगर उनमें थोड़ी भी जमहूरियत पसंदी होती तो वो इसी मुल्क में रहती, अपने मुल्क में रहती, और जो भी स्टेप डाउन करती और फिर जो है इंक्वायरी कमीशन बैठता और उनको हिसाब देना चाहिए था। 300-400 बंदे जो जहाँ भाग हुए हैं इन डिमॉन्स्ट्रेशन में पिछले 1 महीने में, तो वो एक जाहिर यही करता है कि ये एक इस तरह नफसियाती तौर पे वो कुछ जमहूरियत पसंद खातून नहीं थी। वो एक ऑटोक्रेट अथॉरिटेरियन माइंडसेट था और इसीलिए वो भाग के चली गई। अब जहाँ तक BNP का ताल्लुक है, मैं देख रहा हूँ और मुझे ये लगता है कि शायद BNP और जमात इस्लामी मिलकर अगला इलेक्शन लड़ें और ये खुशाइन बात होगी बांग्लादेश के मुस्तकबिल के लिए, क्योंकि इन दोनों पार्टीज की मकबूलियत भी है। अब अवामी लीग को कौन लीड करता है, दैट विल बी अ क्वेश्चन। ये अब देखते हैं कि आया शेख हसीना वापस आती हैं, जो कि मुश्किल लगता है। उनकी एब्सेंस में कौन अवामी लीग को लीड करता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। और मैं देख रहा हूँ कि अगली हुकूमत जब भी बनती है, आया BNP और जमात इस्लामी अब फ्रेश इलेक्शंस की बात करते हैं या वो फिलहाल एक मखलूत या नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की बात करते हैं। उनका क्या रवैया होता है तो आर्मी चीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही पता चलेगा कि आर्मी का क्या लाएम अमल है, वो क्या सोच रहे हैं, उनका क्या प्लान है। तो उसके बाद ही कुछ हतमी तौर पे कहा जा सकता है। अब्दुल बासित साहब, एक नया महाज भी खुल सकता है क्योंकि बांग्लादेश के जो है वो भारत के साथ इलाकाई जो है वो मसाइल और डिस्प्यूट्स बहुत ज़्यादा हैं, वाटर डिस्प्यूट्स बहुत ज़्यादा हैं। अब तो पॉलिटिकल एक जो उनके दरमियान ब्रिज था शेख हसीना वाजिद की सूरत में, वो भी इस्तीफा दे के चला गया, भारत ही चला गया। तो आप इन चीज़ों को कैसे देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक भारत और बांग्लादेश का है, डिस्प्यूट्स तो बहुत हैं, लेकिन भारत की ख्वाहिश थी कि शेख हसीना पावर में रहें, क्योंकि वो बुनियादी तौर पे कहीं ना कहीं उनके इंटरेस्ट को एकोमोडेट भी कर रही थी। और जिसका मैंने पहले जिक्र किया, उनका जो रिसेंटली दौरा भारत हुआ है उससे बिल्कुल साफ नजर आ रहा था कि शेख हसीना इस काइंड ऑफ वो भारत की जानिब भी देख रहे हैं क्योंकि हुकूमत को बचाया जाए।
لیکن جب عوام ایک فیصلہ کر لیں تو پھر کسی کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے باہر کی طاقتوں کے لیے کہ وہ ان کو بچا سکیں. تو مودی صاحب کی جو بنگلہ دیش پالیسی ہے وہی پوری طرح ناکام ہوئی ہے آج. اور اگر ضیاء الرحمان صاحبہ حکومت بناتی ہیں یا پھر مخلوط حکومت بنتی ہے تو پھر آبویسلی میں دیکھ رہا ہوں کہ بھارت اور بنگلہ دیش کے جو حالات ہیں یا تعلقات ہیں ان میں وہ گرم جوشی کم از کم نہیں رہے گی جو شیخ حسینہ کے ہوتے میں نظر آئی ہے. تو بھارت اس وقت چونکہ بھارت اگر آپ ساؤتھ ایشیا میں دیکھیے تو بھارت کا بنگلہ دیش کے ساتھ بھی ایشوز ہیں, نیپال کے ساتھ جو ان کا بارڈر ایریا ہے ترائی ریجن ہو گیا, کالا پانی کا ہو گیا سارا, اس میں ان کے بارڈر ڈسپیوٹ ہیں. مالدیز کے ساتھ جب سے محمد معیز پریزیڈنٹ بن کے آئے ہیں پچھلے سال نومبر میں, مالدیز کے ساتھ تعلقات بھی خراب ہیں. چین کے ساتھ ان کا لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ ایک پچھلے کئی عرصے سے ایک چل رہا ہے بارڈر ڈسپیوٹ. وہ پاکستان کے ساتھ ویسے ہی ان کے ہاسٹائل ریلیشن شپ ہے. اکثر لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ پاکستان کے نیبرز کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں. اصل معاملہ تو ایکچولی بھارت کا ہے اس خطے میں, ساؤتھ ایشیا میں, جس نے کسی بھی اپنے چھوٹے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات کو ٹھیک نہیں رکھا ہوا, اور تمام کے ساتھ ہی ایشوز ہیں. ہمارے تو بارڈر اگر ہمارا کوئی ایشو ہے یا ہمارا کوئی مسئلہ ہے تو اس صرف بھارت کے ساتھ ہے, جموں اور کشمیر کا. وہ ایک ایسا تنازع ہے جو حل طلب ہے. باقی جو ہمارے تھوڑی بہت آپ کہہ لیجیے کبھی کبھی کچھ ٹینشنز آ جاتی ہیں, اسٹرینز آ جاتے ہیں, تو وہ حل طلب چیزیں ہیں, وہ ہوتی رہتی ہیں, اپس اینڈ ڈاؤنس تعلقات میں رہتے ہیں. لیکن جہاں تک بھارت کا تعلق ہے اس کو پوری اپنی ساؤتھ ایشیا پالیسی کو ری وزٹ کرنا ہوگا. وہ تمام نیبرز کو بھولی نہیں کر سکتا فار آل ٹائمز ٹو کم. اور شیخ حسینہ کے جانے سے کم از کم یہ فرق ضرور پڑے گا کہ اس خطے کے جو لوگ ہیں وہ بھی اپنی ترجیحات کو